गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर में फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन के अंतर्गत कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो कि हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये वो लिक्विड टिश्यू है जो कि मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बॉडी में। और मेन फंक्शंस ब्लड के जो हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन में ये डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसी के साथ जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। पीएच को मेंटेन करके बफर सिस्टम की तरह ये काम करता है और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनसे हमें बचाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ और ल्यूकोसाइट्स होती हैं, तो उनकी मदद से इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। और क्योंकि इसमें क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी होती है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, तो उसके कारण हिमोरेज होने से ये रोकता है और ब्लड के लॉस को भी रोकता है बॉडी से। ब्लड के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो ब्लड जो है मेनली रेड कलर का होता है, स्टिकी होता है और दो पार्ट्स होते हैं मेनली इसका। एक फ्लूइड पार्ट होता है और एक सेलुलर पार्ट होता है। और जो फ्लूइड पार्ट होता है इसका वो प्लाज्मा कहलाता है। और ये जो प्लाज्मा ब्लड में से अगर सेल्स को निकाल दें तो जो पार्ट बचता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और जो टोटल ब्लड का 55 से 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। पेल कलर का होता है ये, जिसमें कि 90% भाग पानी का होता है और बाकी 10% जो है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और इनमें मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा के, उसमें बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के। इसके अलावा जितने भी मिनरल कंटेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा भाग जो है वो सोडियम क्लोराइड का होता है। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो इसका 7% भाग बनाते हैं, जिसमें मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं। और इन प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन। और अगर इस प्लाज्मा से प्रोटीन्स और कार्बोक्सिल्स को अलग कर दिया जाए तो जो लिक्विड बचता है वो सीरम कहलाता है, उसे सीरम कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में प्रोटीन्स आते हैं और इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में, जिसमें कुछ फैट्स जो कि 0.2% होता है, कार्बोहाइड्रेट 0.1%। इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया के सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। और कुछ डिजॉल्व गैसेस इस प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरा जो भाग है या मेन कंपोनेंट है ब्लड का, वो है ब्लड कॉर्पसूल्स या रक्त कणिकाएं, जो कि टोटल ब्लड का 45% भाग बनाती है। 45% भाग जो है ब्लड का वो ब्लड सेल्स का होता है। 3 तरह की ब्लड कॉर्पसूल्स या ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स या आरबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स, इन्हें बिंबाणु भी कहते हैं। तो आरबीसीज या लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, जैसा इनका नाम है, लाल रंग की होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है और उसकी प्रेजेंस के कारण ये लाल रंग की होती हैं आरबीसीज। और बाइकॉनकेव होती हैं, एक डिस्क की तरह होती हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। साइज करीब 7.5 माइक्रोन तक का होता है और इनकी संख्या जो है
वो 5 मिलियन तक हो सकती है पर क्यूबिक मिलीमीटर मेल में, और 4.5 मिलियन हो सकती है पर क्यूबिक मिलीमीटर फीमेल में। लाइफ टाइम जो है इनका वो करीब 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। और इन आरबीसीज का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, जो लंबी बोन्स होती हैं जैसे फीमर वगैरह उनमें होता है, और भ्रूणावस्था के दौरान यानी एम्ब्रियो की स्टेज में इनका फॉर्मेशन योग सैक के द्वारा होता है। तो ये क्रिया हीमोपोएसिस कहलाती है या इरिथ्रोपोएसिस कहलाती है, आरबीसीज के बनने की क्रिया। और जो टिश्यू उनको बनाता है वो इरिथ्रोपोएटिक टिश्यू कहलाता है। और जो आरबीसीज फिर जब पुरानी हो जाती हैं और इनएक्टिव हो जाती हैं तो उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और वो ब्रेक हो जाती हैं हीम और ग्लोबिन में। तो इसमें से ग्लोबिन जो है वो तो अमीनो एसिड्स बना लेता है, और जो हीम है वो डिग्रेड होके आयरन और बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप की जो सेल्स हैं वो हैं डब्ल्यूबीसीज या श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये आरबीसीज से साइज में बड़ी होती हैं। और दूसरी बात न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तीसरी बात ये अमीबॉइड होती है, थोड़ा अमीबा की तरह का शेप होता है रेगुलर, इसीलिए क्योंकि ये फेगोसिटिक होती हैं इसलिए, और कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनका जो नंबर है वो 7 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और फेगोसिटिक नेचर की होती हैं यानी भक्षक होती हैं, और इन्हीं की मदद से ब्लड जो है वो बैक्टीरिया से हमको प्रोटेक्ट करता है। लाइफ स्पैन इनका या जीवन काल जो है इनका वो बहुत छोटा होता है, करीब 12 से 13 दिन तक होता है। और इन डब्ल्यूबीसीज को फिर मेन 2 पार्ट बांटा गया है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं उनमें उनका जो साइटोप्लाज्म होता है स्मूथ होता है, उनमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, और ये करीब 25 से 30% भाग जो ब्लड का है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स का होता है। ये एग्रेन्युलोसाइट्स भी 2 तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इनमें से लिम्फोसाइट्स जो कि रफली स्फेरिकल होती हैं, और ये जो है एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। और जो मोनोसाइट्स हैं वो लिम्फोसाइट से साइज में बड़ी होती हैं, और इनका न्यूक्लियस जो है साइज में बड़ा होता है और बीन शेप्ड होता है यानी वृत्ताकार होता है। क्योंकि साइज में ये बड़ी हैं लेकिन साइटोप्लाज्म इनमें कम होता है। दूसरी तरह की जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी वो हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनकी संख्या 70 से 75% तक भाग जो होता है वो ग्रेन्युलोसाइट्स का होता है। और जैसा नाम है इनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है, यानी उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं उनमें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इन सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो 2 से 5 लोब्स का बना हुआ आता है, यानी लोब्ड होता है न्यूक्लियस, 2 या 3 पालियों का बना हुआ होता है। इस यानी न्यूक्लियस जो है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इसको बोलते हैं। और ये जो हैं ग्रेन्युलोसाइट्स ये भी 3 तरह की होती हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये नाम इनको दिए गए हैं स्टेन के आधार पर, जिससे इनको स्टेन किया जा सकता है रंजकों के हिसाब से। तो बेसोफिल्स जैसा नाम है, बेसिक डाई से स्टेन होती हैं, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, बेसिक डाई है मिथाइलिन ब्लू, उससे इसको स्टेन किया जा सकता है। और इनका जो अमाउंट है वो 0.5 से 2% तक ये हो सकती है। इन सेल्स का यानी बेसोफिल्स का न्यूक्लियस जो है वो 2 से 3 लोब्ड होता है और वो एच शेप में प्रेजेंट होता है। इनका लाइफ स्पैन करीब 15 दिन का होता है, यानी 15 दिन तक ये जिंदा रह सकती हैं। दूसरी है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो हैं वो एसिड डाइस जैसे इओसिन उनसे स्टेन हो सकती हैं। और जो टोटल डब्ल्यूबीसी है उनका 1 से 4% भाग जो है वो इओसिनोफिल्स का होता है। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, यानी 2 पालियों का बना हुआ होता है, और ये जो दोनों लोब्स हैं वो एक पतले धागे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। साइज इनका 10 से 12 माइक्रोन तक होता है, और जीवन काल करीब 10 से 12 दिन का इनका होता है, यानी 10 से 12 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। और ये वो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी
एलर्जी और हाइपर सेंसिटिव तीनों में ही मदद करती हैं। इसी की तीसरी तरह की जो सेल्स हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की, वो है न्यूट्रोफिल्स या इनको हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये करीब 60 से 70% भाग जो है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। सबसे ज़्यादा होती हैं संख्या में, नंबर इनका सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव WBCs होती हैं ये। इनका न्यूक्लियस 3 से 5 लोब का बना होता है। 3 से 5 लोब प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और ये सब आपस में एक पतले धागे से जुड़े हुए होते हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो न्यूट्रल स्टेन से रंजित की जा सकती हैं या न्यूट्रल स्टेन से इनको स्टेन किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड में सेल्स जो पाई जाती हैं वो है ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, या स्पिंडल सेल्स होती हैं। इनका साइज छोटा होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। रफली शेप जो है इनका रफली या तो स्फेरिकल, ओवल या रॉड शेप्ड होती हैं। और साइटोप्लाज्म जो इनका होता है वो रॉड शेप्ड होता है, छड़ के आकार का होता है। और इन प्लेटलेट्स का आकार या साइज 2 से 3 माइक्रोन तक हो सकता है। इनका भी जीवन काल या लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 3 से 5 दिन तक का। और ये वो सेल्स हैं ब्लड प्लेटलेट्स जो कि एक प्लेटलेट फैक्टर्स लिबरेट करती हैं जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिनोजेनेस कहते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिनोजेनेस जो है वो हेल्प करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये प्लेटलेट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनकी संख्या जो है वो 2.5 से 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का।